नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। झारखंड से कैबिनेट बैठक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने आम जनता से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं और नियमों को मंजूरी दी। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े फैसले लिए। इसमें राज्य के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। यह सुविधा आयुष्मान व वंदना योजना के तहत दी जाएगी। यह योजना आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा होगी। बताते चलें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने आम जनता से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं और नियमों को मंजूरी दी। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े फैसले लिए गए। इनमें राज्य के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अब सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। यह सुविधा आयुष्मान व वंदना योजना के तहत दी जाएगी। यह योजना आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा होगी। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे कैबिनेट बैठक में कितने फैसलों पर मोहर लगी। बताते चलें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने आम जनता से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं और नियमों को मंजूरी दी। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े फैसले लिए गए। इनमें राज्य के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। यह सुविधा आयुष्मान व वंदना योजना के तहत दी जाएगी। यह योजना आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा होगी। बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का फैसला लिया है। प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस भी तय होगी। सोरेन कैबिनेट की यह अहम बैठक की गई है। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। इसी के साथ ही हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे कैबिनेट बैठक में कितने फैसलों पर मोहर लगी है। देखिए सपना, कल जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की एक बैठक की थी। उस पर ये बराबर कयास लगाए जा रहे थे कि आज जो है वो महत्वपूर्ण फैसले होंगे। तो उसी के अनुरूप जो है झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वो चाहे वो जैसे विभिन्न क्षेत्रों से भी हुए हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, जल में, प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न जो क्षेत्रों से जुड़े हुए जो है उन्होंने फैसले लिए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो है ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो लगातार जो है इस पर ध्यान दे रहे हैं। झारखंड के वासियों को लगातार कुछ न कुछ वो तोहफा दिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि 70 साल से ऊपर 70 साल से ऊपर जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होंगे तो झारखंड के किसी भी सरकारी अस्पताल में उनकी जो है मुफ्त इलाज होगा। दूसरी तरफ उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो झारखंड जो है लगातार परिवर्तन ला रहा है या शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कुछ न कुछ करता रहा है, उसी कड़ी में जो है निजी कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस को है और मेडिकल कॉलेजेस को उन्होंने मान्यता दी है और कहा है कि जो है शिक्षा का जो है आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। इसी कड़ी में उन्होंने एक और भी किया है कि जो बालिकाओं हैं उनको जो है वो जो मुफ्त शिक्षाएं हैं और उनकी जो है ड्रेसेस वगैरह और उनकी जो है वो जो पढ़ाई का जो खर्च होता है वो भी जो है सो दिया जाएगा। जैसे कि प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस भी तय की जा रही है, तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? एक चीज और भी है कि यहाँ पर लगातार जो है से कुछ दिनों में झारखंड में ये बात ये लगातार तैर रही थी कि जो है जो निजी जो कॉलेजेज है, निजी जो स्कूल है, वो मनमाने तरीके से जो फीस वसूल रहे थे, इसके लिए जो सरकार जो है वो कटिबद्ध रही और उन्होंने ये उस पर लगाया गया अंकुश लगाया गया है कि एक मानक के अनुसार ये तय होगा कि जो है
फीस जो है मनमाने तरीके से न वसूली जाए और उन पर जो है सरकार का नियंत्रण होगा और एक कमेटी बैठाई जाएगी। उस कमेटी में ये डिसाइड होगा कि कितने कितने क्लासेस तक और कितने जो है वो फीस दिया जाएगा। उसके लिए एक मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके लिए एक जो है समिति की गठन की जाएगी। उस पर सरकार प्रतिबद्ध है कि जो है निजी स्कूल में जो मनमाने तरीके से जो फीस वसूले जा रहे हैं या फीस की बढ़ोतरी हो रही है उस पर होगा। दूसरी तरफ एक और भी है, जो हर साल जो है निजी स्कूलों में एक बार ये होता है कि जब नामांकन होता है, जब बच्चे जब अपग्रेड होते हैं तो उन पर फिर से जो है तो एक नई फीस एक फीस ली जाती है, एक निश्चित राशि ली जाती है। उस पर भी जो सरकार ने है जो एक टिप्पणी की और सरकार फैसला ले रही है कि उस पर भी ये अंकुश लगाई जाए। और कहने का मतलब है कि ये जो तमाम जो बातें होंगी या निजी जो विद्यालय है या निजी जो स्कूल है, निजी जो कॉलेजेज है, निजी यूनिवर्सिटीज है, उन पर जो है सरकार जो है एक महत्वपूर्ण समिति बनाकर उन पर निगरानी रखे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह, ये जानकारी हमें देने के लिए। उत्तराखंड से साइबर अटैक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र स्थित मिलिट्री पुलिस स्टेशन पर साइबर हमले का प्रयास हुआ है। साइबर अपराधियों ने मिलिट्री पुलिस कंट्रोल रूम में एपी के फाइल और पाकिस्तान से जुड़े कई संदिग्ध मैसेज भेजे हैं। सेना की ओर से इस संबंध में साइबर अपराध थाने में शिकायत दी गई है। क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने 14 मई को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिलिट्री पुलिस की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि मिलिट्री पुलिस कंट्रोल रूम में 4 और 5 मई को संदिग्ध मैसेज आए थे। इनमें यूनिट की सुरक्षा से संबंधित जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। दोनों दिन अलग अलग नंबरों से मैसेज किए गए। सेना ने साइबर अपराध थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बताते चलें कि देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र स्थित मिलिट्री पुलिस स्टेशन पर साइबर हमले का प्रयास किया गया है। साइबर अपराधियों ने मिलिट्री पुलिस कंट्रोल रूम में एपी के फाइल और पाकिस्तान से जुड़े कई संदिग्ध मैसेज भेजे हैं। सेना की ओर से इस संबंध में साइबर अपराध थाने में शिकायत दी गई है। क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने 14 मई को मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। मिलिट्री पुलिस की ओर से दी गई तहरीर में बताया कि मिलिट्री पुलिस कंट्रोल रूम में 4 और 5 मई को संदिग्ध मैसेज आए थे। इसमें यूनिट की सुरक्षा से संबंधित जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई और दोनों दिन अलग अलग नंबरों से मैसेज किए गए। मिलिट्री पुलिस स्टेशन पर साइबर हमले की कोशिश की जा रही है। एपी के फाइल और पाकिस्तान से जुड़े संदेश भेजे गए। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। देखिए, मैं बात करूं तो इस समय जो है काफी संवेदनशील मामला हो रखा है। तो इसी मामले में एक संवेदनशील मामला देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाने में आया, जिसमें कि पाकिस्तान से 2 मैसेज आए और 2 अलग अलग नंबरों से आए। उसको लेकर काफी खलबली मची हुई है। कंट्रोल रूम पुलिस से लेकर और सभी डीजीपी एसएसपी सब परेशान है कि ये 14 मई को मुकदमा दर्ज भी करा दिया गया है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कि ये कहां से आए, किस तरीके से आए। पुलिस बहुत सोच रही है और बहुत खंगाल रही है। तो इसको लेकर लगातार जो है सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है कि ये इस तरीके से जब थानों में आ रहे हैं तो आम पब्लिक और आम का क्या होगा। इसको लगातार प्रयास की जा रही है कि कहां से ये आए हैं और किस तरीके से ये साइबर जो अपराधी है ये काबू में नहीं आ रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। जी बहुत बहुत इसके साथ ये भी बताइए कि जांच कहां तक पहुंची है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं जांच की बात करूं तो जांच लगातार चल रही है और जांच में ये देखा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से आए हैं अभी तक ये लग रहा है, लेकिन पूरी पुष्टि अभी नहीं कर पाई है पुलिस। इसको लेकर लगातार जो है अलग अलग जो नंबर है उनको ट्रेस किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें यह जानकारी देने के लिए।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने अपने बीजापुर दौरे के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे बघेल ने भोपालपट्टनम के कुचनूर स्थित कोरंडम खदान का निरीक्षण किया और वहां से लौटकर बीजापुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ खनन नीति बल्कि नक्सल ऑपरेशन और आदिवासियों के प्रति सरकार के रवैये पर भी अपनी बात रखी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि कोरंडम खदान की शुरुआत बिना ग्राम सभा की अनुमति के की जा रही है, जो सीधे तौर पर कानून की अनदेखी व खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में तेंदुपत्ता तुड़ाई पर पाबंदी है वहीं खनन कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार खदानों को निजी हाथों में सौंपकर आदिवासियों की जमीन और संसाधनों की लूट करवा रही है। बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साय सरकार पर वार किया गया है। खदानों को निजी हाथों में सरकार सौंप रही है, आदिवासियों की जमीन और संसाधनों की लूट करवा रही है। भूपेश बघेल का कहना है कि खदानों को निजी हाथों में साय सरकार सौंप रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने अपने बीजापुर दौरे के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे बघेल ने भोपालपट्टनम के कुचनूर स्थित कोरंडम खदान का निरीक्षण भी किया और वहां से लौटकर बीजापुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर और अगली बड़ी खबर कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद दिए गए आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। इस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए आज मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सोफिया के खिलाफ मंत्री कुंवर विजय शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे क्या मंत्री जी को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें इस मामले में तो कल ही इस मामले को मेंशन किया गया था सीजीआई के सामने, तो सीजीआई की तरफ से भी उनको फटकार लगी और ये कहा कि आप संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और जो देश का माहौल है उस माहौल में ऐसे बयान देना आपकी जो पद को है वो शोभा नहीं देता और इसमें ऐसे में आपको संयम बरतना चाहिए। उनकी परेशानी बढ़ने वाली है, इससे मंत्री जी की परेशानी बढ़ने वाली है। बिल्कुल, अगर अभी कहें तो अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको हाई कोर्ट की भी बात बताऊंगा और जो उनकी परिस्थितियां उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उनका कंसर्न ये था कि हाई कोर्ट ने जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है उस पर रोक लगा दी जाए। उनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई मतलब पूछताछ या उनको हिरासत में लेने जैसी कोई कार्रवाई न किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया। वहीं कल जो हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने भी जो पुलिस है उस पर ही फटकार लगाई थी कि जो आपने इनमें मामला दर्ज किया है वो मामला तो एक्विटल के लिए आता है, जबकि ऐसे संगीन मामला इस पे और गहरे से जांच होनी चाहिए थी और अगर आप लोगों से ये नहीं हो पा रहा है तो इसमें कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा और हम इसकी खुद पैरवी करेंगे, हम इसके बारे में खुद विचार करेंगे और इसके बाद फिर आप लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो हाई कोर्ट में उनको फटकार लगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जो उनके वकील के उनकी तरफ से कहा गया कि चूंकि इस मामले में उनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था और उस पर एफआईआर दर्ज हो गई। तो ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट इस वजह से आए कि सुप्रीम कोर्ट उस पर इंटरिम स्टे लगा दे और ये कहे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि आपको इसके लिए हाई कोर्ट ही जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट ने हमारे मामले को जो सुओ मोटो लिया उसमें हमारी बात नहीं सुनी गई और बिना सुने ही एक आदेश पारित कर दिया गया और हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। ऐसे में हमको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। इसके बाद जो कल सीजीआई है उन्होंने कहा कि इसमें हम कोई अंतरिम राहत आपको नहीं दे सकते हैं और आप कल इस मामले की सुनवाई हो जाएगी और आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में होगी। तब ये देखना होगा कि क्या
जो हाई कोर्ट की फटकार और एफआईआर दर्ज करने को लेके उनके हाई कोर्ट का रुख था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ ये रहेगा कि क्या सुओ मोटो लेने के बाद उनके पक्ष को सुना, जो प्रक्रिया की जिसकी बात वो उनके विजय शाह के वकील की तरफ से की जा रही है कि जो प्रक्रिया है, मतलब कि जो उनकी बात थी वो नहीं सुनी गई और सुओ मोटो लेने के तुरंत बाद एफआईआर का ऑर्डर कर दिया जाता है, वो बिल्कुल गलत है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा कि इस स्थिति में उनके पक्ष को भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो मेरे बयान थे वो बयान का मतलब भले ही गलत लगाया जाओ लेकिन मेरा इंटेंट नहीं था। और दूसरी बात ये कि मीडिया ने इसको बहुत हाइप दे दी थी, इसकी वजह से हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में एक प्रोटेक्शन की मांग उन्होंने की है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये जस्टिस सूर्यकांत जो दूसरे नंबर के जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कल सीजीआई ने सुना था और आज सूर्यकांत के सामने लगाया गया है, तो इस मामले में संभवतः है कि नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाएगा, या ये भी हो सकता है कि कोई अंतरिम राहत भी मिल सकती है, और ये भी हो सकता है कि उनको कोई अंतरिम राहत न मिले और उनको प्रोड्यूस होना ही पड़े और जो कानूनी कार्रवाई है उसका उनको पालन करना पड़े। तो अब ये कोर्ट जब आज सुनवाई होगी तब ये पता चल पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह, हमें ये जानकारी देने के लिए। देश के वरिष्ठ पत्रकार और निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रतीक विजय राय की 13वीं के अवसर पर आज नोएडा स्थित एपीएन न्यूज चैनल परिसर में शांति पाठ का आयोजन किया गया। इस भावपूर्ण अवसर पर मीडिया, राजनीति और समाज सेवा से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई, जिसमें दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। विजय राय के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह, उपेंद्र तिवारी और सपा सरकार में मंत्री रहे शिवपाल यादव जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। मौजूद नेताओं ने कहा, विजय राय पत्रकारिता की वो मशाल थे जिन्होंने हमेशा सच और जनहित की बात कही। उनका जाना पूरे मीडिया जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। स्वर्गीय विजय राय के भाई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने बताया कि उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके आदर्श और मूल्य ही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। विजय राय अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहसी व्यक्तित्व, उनकी पत्रकारिता और उनके विचार हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। एपीएन परिवार की ओर से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बताते चले कि देश के वरिष्ठ पत्रकार और निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रतीक विजय राय की 13वीं के अवसर पर आज नोएडा स्थित एपीएन न्यूज चैनल परिसर में शांति पाठ का आयोजन किया गया। इस भावपूर्ण अवसर पर मीडिया, राजनीति और समाज सेवा से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई, जिसमें दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। विजय राय के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सैकड़ों लोग मौजूद हुए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह, उपेंद्र तिवारी और सपा सरकार में मंत्री रहे शिवपाल यादव जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। मौजूद नेताओं ने कहा कि विजय राय पत्रकारिता की वो मशाल थे जिन्होंने हमेशा सच और जनहित की बात कही। उनका जाना पूरे मीडिया जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। स्वर्गीय विजय राय के भाई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने बताया कि उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके आदर्श और मूल्य ही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। विजय राय अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साहसी व्यक्तित्व, उनकी पत्रकारिता और उनके विचार हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। एपीएन परिवार की ओर से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। बता दें, कोकराझर थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर बस रुकने के दौरान बदमाश व्यापारी का रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। भागते समय बैग से गिरे नोटों को भी राहगीर लूटने लगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोकराझर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यापारी से लूट की वारदात हो गई। गुजरात का एक जीरा व्यापारी
गुजरात का एक जीरा व्यापारी भावेश वाराणसी से दिल्ली जा रही लग्जरी बस में सवार था। व्यापारी के पास करीब 20 लाख रुपए के 2 बैग थे। जैसे ही बस कोखराज थाना क्षेत्र के जयसवाल ढाबे पर चाय पानी के लिए रुकी, उस दौरान 2 बदमाश बस में चढ़े और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। भागते वक्त जब बदमाशों ने देखा कि लोग उनकी तरफ दौड़ रहे हैं तो एक बदमाश बैग फेंक दिया। बैग से गिरकर हाईवे पर 500 रुपए के नोट बिखर गए। इसे देख वहां मौजूद लोग नोट लूटने लगे। देखते ही देखते हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही कोकराज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और व्यापारी से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। व्यापारी के अनुसार उसके एक बैग में 8 से 10 लाख रुपए थे, जिनमें लगभग 5 से 3 लाख रुपए बदमाश लेकर भाग गए। हालांकि एसपी का कहना है कि ये लूट की वारदात नहीं, रुपयों से भरा बैग गिरने की घटना हुई है, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए हाईवे पर बिखर गए थे। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। यूपी के महोबा में बीते दिनों हुई पुजारी की हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने मृतक की नातिन के पति सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 2 बाइक, अवैध तमंचा, जिंदा एवं खोखा कारतूस एवं आला कत्ल लाठी बरामद कर अंधे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। मृतक की नातिन के पति ने प्रेम विवाह का विरोध करने एवं मुआवजा राशि का पैसा न मिलने से आक्रोशित होकर अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग पुजारी को डंडे से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस ने आज तड़के सुबह हुई मुठभेड़ के बाद घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल घटना चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव के पास स्थित गजवाई मंदिर परिसर की है, जहां बीते दिनों मंदिर परिसर में बनी झोपड़ी में रह रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग पुजारी की बीते रोज हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा कर घटना को अंजाम देने के आरोप में मृतक की नातिन के पति सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, डंडा, अवैध तमंचे, जिंदा एवं खोखा कारतूस सहित 2 बाइक बरामद की गई हैं और आवश्यक विधि कार्रवाई के उपरांत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।